मुझे घबराहट हो रही है। आपसे कब से पूछ रही हूँ। मोनू अभी तक भी नहीं आया। आपने उसे फ़ोन किया या नहीं? मेरा मन बैठा जा रहा है, बेचैनी सी हो रही है। उषा जी सिसकते हुए बोली, हाँ बस आ ही रहा है, तुम धैर्य रखो। अब इतनी दूर से आएगा तो समय लगेगा। ऐसा तो नहीं है कि बस में बैठा और 2 घंटे में पहुंच जाएगा। तसल्ली रखो। और दिनेश जी ने अपनी पत्नी को झूठी तसल्ली दी, दवाई दी, जिससे वो गहरी नींद में सो गई। बाबूजी, अम्मा तो सो गई है, कम से कम आप तो खाना खा लीजिए। अम्मा की देखभाल करने के लिए आपको तो स्वस्थ रहना होगा। रसोई से बाहर आकर नेहा ने खाने की थाली दिनेश जी के सामने रख दी। भीगी आंखों से उन्होंने खाना खाया। 2 कौर भी मुश्किल से थे, पर पेट भी भरना जरूरी था, वरना अस्पताल की भागदौड़ी कौन करता। पिछले 1 महीने से उषा जी बीमार चल रही है। अस्पताल तो बहाना है, वरना डॉक्टर ने तो पहले ही कह चुके हैं आपकी पत्नी बस कुछ महीनों की मेहमान है, उसे खुश रखिए। अब दिनेश जी भी क्या करते। उषा जी की खुशी तो बस अपने बेटे मोनू से मिलने में है। घर का छोटा बेटा मोनू दूर शहर जाकर बस गया है। उसके परिवार में पत्नी रितु और 2 बेटे हैं जो यहाँ कम आते हैं। जब भी वो आते हैं तो माँ बच्चों को लेकर मायके चली जाती है और मोनू भी 2 दिन यहाँ रुकता है, फिर ससुराल चला जाता है। अपने बड़े बेटे राजू को खोने के बाद उषा जी ज़्यादा बीमार रहने लगी थी। उषा जी का बड़ा बेटा राजू एक सड़क दुर्घटना में मारा गया था। उसी की पत्नी नेहा अपने सास ससुर के पास रहती है और बड़े मन से सेवा करती है। नेहा की एक बेटी है जो अभी स्कूल में ही पढ़ रही है। उनको कुछ महीने पहले ही पता लगा था कि उनकी पत्नी को दिल की बीमारी है जो लाइलाज है। फिर भी उन्होंने इलाज करवाया, पर वो अब जगह जगह इलाज करवा के थक गए थे। अब वो अपनी पत्नी को घर पर रखते हैं और उनकी सेवा करते हैं। नेहा भी अपनी सास की दिल से सेवा करती है। नेहा की बेटी चिंकी सीधे स्कूल से आकर दादी के पास रुकती थी। उनसे बहुत सारी बातें करती थी, कहानियाँ सुनाती थी और उसी की वजह से उषा जी का मन बहल जाता था। नेहा अपने सास ससुर के साथ रहकर उनकी ही सेवा करती थी। राजू एक सामान्य सी नौकरी करता था। आय ज़्यादा नहीं थी, पर फिर भी घर का खर्चा चला रहा था, क्योंकि दिनेश जी की पेंशन से सहारा मिल जाता था। छोटे भाई की पत्नी रितु को अपने पति की कमाई पर बड़ा घमंड था। वो अपने जेठ और जेठानी की जरा भी इज्जत नहीं करती थी और जब भी ससुराल आती तो हुक्म चलाती थी, रसोई में पैर भी ना रखती थी। ये बात अलग है, वो घर खर्च में 1 रुपया नहीं देती थी और ना ही सास के इलाज के खर्च से उसे लेना देना था। वहीं नेहा धैर्य वाली और कम पैसों में भी गुजारा कर लेती थी। वो सास ससुर को अपने माता पिता के समान समझती थी। जब राजू की मौत हुई तो मायके वाले ने साथ चलने की जिद की, पर उसे पता था वहाँ उसकी 2 भाभियाँ हैं जो उसका जीवन नरक कर देती, इसलिए वो मायके नहीं गई। यहाँ उसके सास ससुर भी अकेले थे। देवर दूर रहता था, जो कभी कभी आता था
और उसे अपने माता पिता की परवाह नहीं थी। मायके वालों ने सलाह दी थी कि नेहा की बेटी को हम पाल लेंगे और नेहा दूसरी शादी कर लेगी, पर वो इन सब के लिए तैयार नहीं थी। वो अपनी बेटी को मायके नहीं छोड़ना चाहती थी, ना ही चाहती थी कि उसकी बेटी दादा दादी से दूर रहे। उन चारों ने मिलकर अपना परिवार फिर से बना लिया था और वो खुश रहने लगे थे, पर उषा जी की बीमारी ने सबको तोड़कर रख दिया था। नेहा ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, इसलिए कहीं नौकरी ना कर सकी, पर दिनेश जी अपनी पत्नी, बहू और पोती की अच्छे से देखभाल कर रहे थे। मोनू को कई बार मैसेज कर दिया, बीमारी की सूचना दे दी, पर वो नहीं आया। रितु ने मोनू को आने नहीं दिया। उसका कहना था कि इतनी दूर से आने का किराया बहुत लगता है, तो तबीयत पूछने के लिए क्या जाना। जब अम्मा नहीं रहेगी तभी चले जाना, तब भी तो जाना ज़रूरी होगा। मोनू के दिमाग में ये बात बैठ गई और वो अपनी अम्मा के जाने का इंतज़ार करने लगा, पर उसे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि उसकी अम्मा के प्राण उसमें ही अटके हुए हैं। वो उससे मिलना चाहती है। उसकी आंखें अपने बेटे को देखने के लिए तरस रही है। बच्चे बड़े हो जाते हैं, बाहर कमाने निकल जाते हैं, फिर उनकी भावनाएं भी मर जाती है। माता पिता से ज़्यादा उनके लिए अपना समय और पैसा ज़रूरी हो जाता है। बस यही हाल मोनू का था और वो रोज़ उषा जी से ना मिलने का कोई ना कोई बहाना बना ही रहा था। अपने बेटे मोनू को उषा जी रोज़ याद करती थी, पर दिनेश जी उससे रोज़ झूठ बोल देते थे। एक सुबह नेहा जब अपनी सास के कमरे में गई तो देखा वो गहरी नींद में थी। दिनेश जी ने बाहर से आकर झकझोरा तो वो हिली भी नहीं। डॉक्टर ने आकर उन्हें मृत घोषित कर दिया। एक माँ अपने बेटे का इंतज़ार करते करते ही चली गई। नेहा का रो कर बुरा हाल था। उसे अपनी सास से, माँ से भी बढ़कर प्यार मिला था। दिनेश जी बड़े दुखी थे और उन्होंने अपने बेटे मोनू को भी मृत्यु की सूचना नहीं दी। रिश्तेदारों में से एक ने मोनू को फ़ोन कर दिया तो मोनू परिवार सहित दौड़ा चला आया। उषा जी की मृतदेह रखी हुई थी। सारे क्रियाकांड करने थे। पंडित जी ने आवाज़ लगाई कि बड़ा बेटा आगे आ जाएं। ये सुनकर दिनेश जी और नेहा की रुलाई फूट पड़ी। पंडित जी ने छोटे बेटे से कहा तो मोनू ने आगे कदम बढ़ाया, लेकिन दिनेश जी ने टोक दिया, हमारा कोई छोटा बेटा नहीं है। अपनी पत्नी के सारे क्रियाकर्म मैं करूँगा। ये सुनकर मोनू को झटका सा लगा। वो गुस्से से बोला, पापा आप ऐसे कैसे कह सकते हैं। मम्मी के सारे क्रियाकर्म मैं ही करूँगा। मैं उनका बेटा हूँ। मोनू तूने अपने सभी हक खो दिए हैं। जो बेटा माँ के जीते जी मिलने नहीं आया, वो उसके जाने के बाद सारे क्रियाक्रम करके क्या जताना चाहता है। तेरी मम्मी तेरे लिए तरसती रह गई और तू नहीं आया। उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। राजू के मरने का बहुत बड़ा गम उसके दिल में था। वो उस दुख से बाहर आ सकती थी अगर उसे तेरा प्यार और अपनापन मिल जाता। तूने तो उससे मुंह फेर लिया था। अब तेरे आने का
कोई मतलब नहीं है। तू अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर जा सकता है। दिनेश जी ने सारी क्रियाकर्म खुद से ही किए और मोनू को हाथ तक नहीं लगाने दिया। मोनू और उसकी पत्नी वहीं पर रहे क्योंकि रिश्तेदारों का उन पर दबाव था। 15 दिनों बाद दिनेश जी ने सब रिश्तेदारों को कहा कि मैं आप सबके सामने जीते जी अपनी जायदाद का भी बंटवारा करना चाहता हूँ, ताकि आप सब इस बात के साक्षी रहे कि मैंने किसी के साथ अन्याय नहीं किया। मैंने अपनी वसीयत बना ली है। मेरे इस दुनिया से जाने के बाद ये घर, गांव वाली ज़मीन, उषा के सारे जेवर मैं अपनी बहू नेहा और पोती के नाम करता हूँ। पापा, आप ये अन्याय नहीं कर सकते हैं। बेटे के रहते हुए बहू और पोती के नाम अपनी जायदाद कैसे कर सकते हैं? आपका एक बेटा मरा है, पर दूसरा अभी जिंदा है। आपकी जायदाद पर सिर्फ मेरा हक है। अब भैया तो रहे नहीं तो भाभी भी हकदार नहीं है। इसे इनके मायके भेज दीजिए। मोनू की पत्नी ने भी हामी भरी। पापा जी, आपके 2 पोते हैं, फिर आप जायदाद अपनी पोती के नाम कैसे कर सकते हो? ये तो ठीक नहीं है। लगता है भाभी ने कोई काला जादू करके सारी जायदाद अपने नाम करवा ली। मेरे पति और बच्चों के बारे में नहीं सोचा। इतने बड़े शहर में हम किराए के घर में रहते हैं। हमने सोचा था कि जायदाद को बेचकर शहर में अपना फ्लैट ले लेंगे, पर भाभी ने तो सारे सपनों पर पानी फेर दिया। तुम दोनों चुप रहो। मेरे लिए मेरे दोनों बेटे मर गए हैं। तू कभी अपनी मम्मी की तबीयत भी पूछने आया? जब इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत थी तब आया? जब तेरे बूढ़े बाप को जवान बेटे के कंधे की ज़रूरत थी तब क्यों नहीं आया? तब तेरी भाभी अकेली हम दोनों की सेवा कर रही थी, हमारी हर जिम्मेदारी निभा रही थी, तब क्यों नहीं आया? अब जायदाद लेने के लिए जितना मुंह खोल रहे हो, कभी ये क्यों नहीं कहा कि पापा आप चिंता मत कीजिए, आपका एक बेटा गया तो क्या हुआ, दूसरा बेटा तो है, वो आपका सहारा बनेगा। रितु बहू, तुमने कौन सी जिम्मेदारी निभाई है जो तुम वसीयत में से कुछ पाने की उम्मीद रखती हो? मेरे लिए तो बेटे, बहू और बेटी तीनों का फर्ज मेरी बहू ने निभाया है। नेहा ही थी जो हमारे साथ हर कदम पर खड़ी थी, चाहे वो अस्पताल जाना हो, चाहे वो मंदिर जाना हो। नेहा ही थी जो अन्नपूर्णा बनकर हमें भरपेट प्रेम से खाना बनाकर खिलाती थी। नेहा ही थी जिसने एक बेटी बनकर दुख की हर घड़ी में हमारे आंसू पोंछे थे। नेहा ने अपने सभी फर्ज निस्वार्थ भावना से निभाए हैं। कभी हमसे कुछ मांगा नहीं, कोई अपनी इच्छा नहीं जताई। रितु बहू, तुमने इस घर के लिए, हमारे लिए क्या किया? तुमने तो अपने पति तक को उसकी माँ से मिलने नहीं दिया। तुमने कभी एक गिलास पानी भी हमें पिलाया है? आज तुम्हारे कारण मोनू ने अपने घर आना छोड़ दिया है। जब तुम्हें हमसे कोई मतलब नहीं है, हमारे सुख दुख से कोई मतलब नहीं है, तो हमारी जायदाद से भी कोई मतलब नहीं होना चाहिए। नेहा सिर्फ हमारी वजह से अपने मायके नहीं गई, उसने दूसरी शादी तक नहीं की, अपना जीवन इस घर को ही समर्पित कर दिया। चिंकी ने भी हमारा बहुत ध्यान रखा है। चिंकी,
छोटी है पर अपनी दादी को रोज़ समय देती थी। अपनी मीठी जुबान से दादी को कहानियाँ सुनाती थी। चिंकी साथ थी तो पता लगा कि हमारी भी संतान की संतान है। लड़की है तो क्या हुआ, उसने हमें दादी दादा होने का एहसास करवाया है। माना तुम्हारे दोनों बेटे हैं पर हमारे पास तो कभी ये रहे ही नहीं। हमने कभी अपने पोतों को गोद में नहीं खिलाया है। कभी एक रात भी ये बच्चे अपने दादा दादी के साथ सोए नहीं, कभी हमारे साथ खेले नहीं। तो आज मेरे पोते भी मेरी जायदाद में कोई हक नहीं रखते हैं। जीवन का कुछ पता नहीं, जाने कब क्या हो जाए। इसलिए मैं अभी से सबके सामने सब बता रहा हूँ। कहीं मेरे जाने के बाद तुम दोनों मेरी बहू और पोती को बेघर नहीं कर दो। इसलिए मैंने अपनी वसीयत बना ली है। दिनेश जी की बात सुनकर वहाँ सन्नाटा छा गया। मोनू और रितु ये सुनकर बहुत शर्मिंदा हुए और दिनेश जी से माफ़ी मांगने लगे, पर उन्होंने माफ़ नहीं किया और कहा, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। अब मेरा तुम दोनों से विश्वास उठ गया है। तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। मैं जीते जी ही कुछ काम करना चाहता हूँ ताकि मेरी बहू को मेरे जाने के बाद में परेशानी नहीं हो। मोनू अपने परिवार को लेकर चला गया। दिनेश जी ने अपने लॉकर में नेहा का नाम नामित कर दिया और गांव की ज़मीन बेचकर वो राशि नेहा के नाम बैंक में अकाउंट खुलवाकर डाल दी, जिससे हर महीने ब्याज के रूप में अच्छी आमदनी हो जाएगी। जीते जी उन्होंने अपनी बहू और पोती के लिए सब इंतजाम कर दिया, क्योंकि जो पेंशन मिल रही थी वो उन्हें जीते जी ही मिल पाएगी। लेकिन उनके जाने के बाद नेहा और चिंकी को कोई परेशानी नहीं हो। अपने बड़े से घर के कुछ कमरे किराए पर उठा दिए ताकि उसके किराए से चिंकी की पढ़ाई और घर खर्च चलता रहेगा। समाज और रिश्तेदारों में इन अनोखे बंटवारे के बड़े चर्चे थे। बेटा होते हुए बहू के नाम जायदाद करने की सभी प्रशंसा कर रहे थे। दोस्तों, परिवार में बड़ों की जिम्मेदारी होती है सभी को समान अधिकार देने की, चाहे वह बेटा हो या बहू। घर में बड़े अगर अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा देते तो उनकी अगली पीढ़ी अपनी ज़िंदगी आराम से गुजर पाती है। दोस्तों, कहानी कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह की पारिवारिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।